बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन मुगल साम्राज्य के दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और 30 क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको पूरा मुगल काल जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आपको व्याख्या सहित कवर कराने वाली हूँ। दोस्तों यदि आप हताश हो रहे हैं तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं कि अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। आपको बताना है कि अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा है जो बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाजा। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा पंचमहल। क्या है? पंचमहल अकबर के द्वारा बनाई गई। दोस्तों अकबर महान, आपने देखिए अकबर ही एक ऐसा पहला शासक था जिसने कई गतिविधियां जो है वो भारत में प्रारंभ की थी कि जैसे मुस्लिम होकर तिलक लगाने की व्यवस्था जो है वो चालू की थी। दास प्रथा का अंत भी इसी ने किया था। यदि हम बात करें तो वर्ष 1562 में दोस्तों इसने दास प्रथा की समाप्ति की थी और 1562 में ही इसने हरम दल से मुक्ति ली थी। 1564 में इसने जजिया कर मुक्त कर दिया था। जो जजिया कर सबसे पहले प्रारंभ करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत में ऐसा पहला अरबी मुस्लिम यात्री था, व्यक्ति था जिसने क्या किया था, भारत में जजिया कर लगाया था। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसने वर्ष 1963 में 1563 में इसने हरम दल से इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो 1562 में दास प्रथा पर मुक्ति, 1562 में ही हरम दल से मुक्ति, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1575 में दोस्तों इसने 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की थी। सभी धर्म के लोग जो हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। तो इबादत खान की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंद ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किस किले को या किस मकबरे में देखने को मिलता है? कि हिंद ईरानी वास्तुकला का समन्वय, तो दोस्तों वो मिलता है शेर शाह का मकबरा। दोस्तों शेर शाह का जो मकबरा है वो हिंद ईरानी शैली पर आधारित है और सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने स्वयं ही करवाया था। किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने स्वयं ही करवाया था। और पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया था इसका निर्माण? अकबर के द्वारा कराया था। ठीक है। ताजमहल दोस्तों ये आगरा में है। वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा निर्मित मुमताज बेगम की याद में। लाल किला दोस्तों, ये लाल किला जो दिल्ली का लाल किला है दोस्तों, देखिए 2 लाल किले बने हुए हैं, एक आगरा का लाल किला। तो जो आगरा का लाल किला है दोस्तों वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, अकबर ने बनवाया था। और दोस्तों जो हमारा दिल्ली का लाल किला है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़े गए युद्धों में कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। यदि हम बात करते हैं कि चुनार का घेरा, हुमायूं के मैं पहले पूरे ही युद्ध आपको कवर करा देती हूँ। चूंकि देखिए बाबर की मृत्यु के बाद में, बाबर की जब मृत्यु हुई, बाबर ने भारत पर 1526 में 21 अप्रैल 1526 को भारत पर जब आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराया, पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जिसे हम जानते हैं। दोस्तों हुमायूं जो है वो बाबर का क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। और हुमायूं ने ही जो है वो प्रमुख, देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से घेराव या फिर सैन्य अभियान किए। तो जब हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठा तो उस समय जो साम्राज्य था वो काफी छिन्न भिन्न था। और सबसे पहला जो इसने आक्रमण किया था वो किया था कालिंजर दुर्ग पे। कब किया था? तो कालिंजर दुर्ग पे 1531 में इसने आक्रमण किया। कालिंजर पर जो शासक था दोस्तों वो प्रतापरुद्र देव का था। और प्रतापरुद्र देव जो था, प्रतापरुद्र देव का ही बेस्ट फ्रेंड कौन था? बाज बहादुर। आप जैसे मैं आप बहादुर शाह था,
मैं आपको जिस प्रकार से बता रही हूँ दोस्तों, आपको वैसे ही याद रखना है, एक स्टोरी वाइज मैं आपको बता रही हूँ। और हुमायूं का जो सबसे ज्यादा विद्रोही जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे दोस्तों अफगान। आप ऐसे याद रखिए, हुमायूं के जो सबसे विद्रोही हुआ करते थे वो कौन थे? अफगान थे। और प्रताप रुद्र देव जो था कालिंजर का शासक था, और जो बहादुर शाह है ये क्या था? अफगानी था। कहाँ का रहने वाला था? ये गुजरात का शासक था। तो दोस्तों होता ये है कि जैसे ही देखा कि बहादुर शाह की शक्ति जो है वो बढ़ रही है, और बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को ही रोकने के लिए कालिंजर पर आक्रमण करता है कौन? 1531 में हुमायूं। और हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही ये कालिंजर पर अधिकार करने जाता है और इसे भनक लग जाती है, इसे सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम था महमूद लोदी, और ये भी क्या था? एक अफगानी था। महमूद लोदी जो कि कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो ये बिहार का था, और बिहार का ही ये अफगानी कहाँ बढ़ रहा था? दिल्ली की ओर, जौनपुर के रास्ते आते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। अब एक साइड तो इसने आक्रमण किया है किसके ऊपर? बहादुर शाह के ऊपर, एक अफगानी के लिए। और दूसरी साइड क्या है? महमूद लोदी, जो कि जैसे ही देखा महमूद लोदी ने कि हुमायूं तो कहाँ पर बिजी है? बहादुर शाह के साथ बिजी है, तो इसने महमूद लोदी ने क्या कर दिया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों ये होता है कि ये हुमायूं जो है वो वापस आ जाता है, और फिर उसके बाद में इसका सेकंड अभियान यहाँ पर अब किसके साथ होता है? तो जो दोस्तों सेकंड अभियान जो होता है वो होता है दोहरिया का युद्ध, या दोस्तों इसी को हम कहते हैं चुनार का घेरा। चुनार का घेरा, और ये होता है 1532 में। अब होता क्या है कि चुनार का घेरा, दोस्तों ये जो चुनार है ना, ये चुनार नामक स्थान जो है ये है दिल्ली, और ये है दोस्तों बिहार, और दिल्ली और बिहार की व्यापारिक सीमा पर स्थित है दोस्तों चुनार नामक स्थान। तो महमूद लोदी के साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था शेर खां, ठीक है। और महमूद लोदी और शेर खां ही किससे लड़ती हैं? चुनार का घेरा कौन डालता है? हुमायूं, इन दोनों को पराजित करने के लिए। लेकिन दोस्तों काफी मशक्कत करने के बाद भी यहाँ पर क्या होता है कि लगभग 3-4 माह का घेरा डालने के बाद भी जब हुमायूं नहीं जीत पाता है, तो अंदर ही अंदर ये क्या हो जाता है? शेर खां जो है वो क्या हो जाता है? रसद की समाप्ति हो जाती है। तो शेर खां को एक समझौता करना पड़ता है किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, कि अपना बेटा जिसका नाम था कुतुब खां, और ये इसका बेटा है, शेर खां का बेटा कौन है? कुतुब खां, और एक अफगानी टुकड़ी जो है वो किसको दे देता है? हुमायूं को दे देता है। और महमूद लोदी तो पहले ही क्या हो जाता है? भाग जाता है। महमूद लोदी ही क्या हो जाता है कि पहले ही युद्ध से भाग जाता है। तो देखिए फंसा के कौन चला जाता है? महमूद लोदी किसे? शेर खां और हुमायूं को। और आगे देखते हैं अब फिर क्या होता है। तो दोस्तों चुनार का घेरा इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि तीसरा देखिए जो युद्ध होता है, फिर हम बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है दोस्तों चौसा का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा होता है? चौसा का युद्ध, आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा जाता है? तो चौसा का युद्ध जो है वो 27 जून 1539 को लड़ा जाता है। किसके बीच में? शेर खां के बीच में और हुमायूं के बीच में। शेर खां और हुमायूं के बीच में ये जो चौसा है दोस्तों, ये जो चौसा का युद्ध है, ये जो चौसा का युद्ध है कब? 27 जून 1539 को। देखिए एक आपको याद रखना है कि गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी, और गंगा की ही सहायक कर्मनाशा नदी पर यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं जो है दोस्तों पराजित हो जाता है और अपनी जान बचाते हुए ये कर्मनाशा नदी में कूद जाता है, जहां एक मछुआरा इसकी जान बचाता है। और उस मछुआरे का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, उस मछुआरे का नाम है दोस्तों निजाम। क्या नाम है? निजाम। और निजाम नामक एक मछुआरा जब जान बचाता है तो यही देखिए यही क्या करता है? चमड़े के सिक्के चलवाता है। और हुमायूं जब बोल देता है कि यदि मैं फिर से पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता हूँ तो तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा निजाम, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और जब ये ऐसा होता है कालांतर में, तो यही क्या करता है? निजाम एक दिन का बादशाह बनता है और चमड़े के सिक्के चलवाता है। फिर दोस्तों तो क्या है, ये जो चौसा का युद्ध होता है 27 जून 1539 में,
तो शेर खां ही शेर शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हुमायूं और शेर खान के बीच लड़े गए युद्ध में शेर खान ने कब शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौसा का युद्ध, है ना। आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस युद्ध या इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली की गद्दी में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। देखिए अभी शेर खां शेरशाह तो बन चुका है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता। फिर जब एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है दोस्तों, ये होता है 17 मई 1540 को, है ना। तो पहले जो युद्ध होता है चौसा का युद्ध, पहले जो युद्ध होता है चौसा का युद्ध 27 जून 1539 को। तो इसमें क्या करता है शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठता। फिर जब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और इसी में दोस्तों क्या करता है शेरशाह दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि इसके पहले भी यदि हम फर्स्ट अफगान राज्य की बात करें तो जो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश गद्दी पर बैठता है, बहलोल लोदी संस्थापक रहता है लोदी वंश का, तो इसे कहा जाता है दिल्ली पर बैठने वाला पहला अफगानी राज्य। और दूसरा अफगानी राज्य जब शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसे कहा जाता है द्वितीय अफगान राज्य। नेक्स्ट, यदि दोस्तों आपको समझ में आता है तो आप दोस्तों बिल्कुल कमेंट कीजिए, और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में कवर करना चाहते हैं आप मुझे वो भी बताइए। और कोई डाउट हो दोस्तों तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? गुजरात विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय? दोस्तों होता यह है कि जो हमारी सिंध नदी है, तो उस समय क्या होता है कि वहीं पर यूसुफ जाई कबीले का विद्रोह हो जाता है 1585 में, और इसी कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए ही महेश दास, जिन्हें हम क्या कहते हैं बीरबल, तो बीरबल का जो प्रमुख नाम है या मेन नाम क्या आ जाता है तो महेश दास, है ना, महेश दास, और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? जजिया कर की समाप्ति कब हुई? और सूबों का पुनर्गठन कब हुआ? तो अभी हमने पढ़ा था कि दास प्रथा की समाप्ति दोस्तों कब हो जाती है? 1562 में ही दास प्रथा की समाप्ति होती है। तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और सूबों का जो पुनर्गठन है वो 1580 में होता है। आपको ये याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। करोड़ी की नियुक्ति कब की गई? दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? इलाही संबत का प्रचलन और इलाही गज का प्रचलन। तो दोस्तों जो करोड़ी व्यवस्था है वो वर्ष 1573-74 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद दहशाला व्यवस्था जिसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है 1580 में आ जाती है। इलाही संबत वर्ष 1584 में, और इलाही गज का प्रचलन 1587, है ना, कहीं कहीं 1583-84 लिखा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? क्योंकि अकबर क्या करता था, है ना, हिंदू त्योहार मनाता था, साथ ही साथ तुलादान हो गया, तुलादान है, तिलक लगाना, ये सब क्या करता था, हिंदू रीति रिवाजों को मानता था। तो ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने अकबर को क्या कह दिया कि ये क्या है, इस्लाम का शत्रु है? क्या वह अब्बास खान सरवानी है, बदायूनी है, अहमद यादगार है, या वह कजवीनी है? तो दोस्तों वो कौन है? तो वह है बदायूनी। आपको याद रखना है जिन्होंने क्या कहा, अकबर क्या है, इस्लाम का शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का वर्णन अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है? आपको बताना है कि वह कौन सा एक व्यक्ति है जिसने भारत के बारे में, कि भारत की ऋतुएं ऐसी हैं, है ना, भारत के बारे में जो है वो काफी लिखा हुआ है,
तो आप देखिए वह कौन है, तो वह मैं आपको बता देती हूँ, वह कौन है, बाबर है। देखिए ये वही बाबर है जिन्होंने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था जिसका नाम था, तुजुक ए बाबरी, जो कि किसने लिखी थी, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। और इसमें ही क्या कहा है उन्होंने कि भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, फलों, है ना, इनका वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है, क्यों फेमस है इतना ज्यादा शेरशाह, क्यों महान है शेरशाह सूरी। दोस्तों क्या किया है, हुमायूं के विरुद्ध अभियान कर दिए हैं, चौसा का और बिलग्राम का, 24 से याद रख सकते हैं आप, चौसा और बिलग्राम, है ना, तो 24 से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व किया है, प्रशासनिक सुधार किया है या धार्मिक सहिष्णुता। तो दोस्तों वह जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी है वो जाना जाता है अपने प्रशासनिक सुधार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रशासनिक सुधार। आखिरकार शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अपनी, ये देखिए, निरंकुशता थी, और इसने ही निरंकुशता के साथ साथ जनता की भलाई के लिए काम किया और प्रांतीय प्रशासन को देखिए 47 सरकारों में विभाजित किया। जो इसके अंतर्गत जो प्रांतीय शासन हुआ करता था, मतलब इसका जो प्रांतीय शासन हुआ करता था, ये अब्बास खान शेरवानी ने कहा है कि प्रांतीय शासन के अंतर्गत 47 क्या हुआ करते थे, जिले हुआ करते थे। जिलों को ही क्या कहते थे हम, सरकार कहते थे। तो शेरशाह सूरी के समय कितने जिले हुआ करते थे, तो 47 सरकार हुआ करते थे। और यही सरकार जो है वो किसमें विभाजित, प्रांत जो था वो सरकार में। सरकार की बात करें तो इसका विभाजन जो है वो परगना में किया गया था। परगना के अंतर्गत परगना का विभाजन गांव या ग्राम में किया गया था। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जो सरकार है वो 3 व्यक्ति हुआ करते थे जो इस सरकार को संभाला करते थे। पहला आता है शिकदार, दूसरा आता है दोस्तों अमीन, शिकदार, अमीन और मुंसिफ। शिकदार दोस्तों कानून व्यवस्था को देखा करता था, अमीन जो हुआ करता था वो लगान व्यवस्था को देखता था, और मुंसिफ जो हुआ करता था ये दीवानी मामलों की सुनवाई को करता था। शिकदार कानून व्यवस्था को देखता था, अमीन लगान वसूली को देखता था, और मुंसिफ जो है वो दीवानी व्यवस्था को देखा करता था। साथ ही साथ दोस्तों ये वही व्यक्ति है शेरशाह सूरी जिसने घोड़ा दागने, जो अलाउद्दीन ने किया था ना, वही इसने प्रारंभ किया कि जो है सैनिक जो है वो हुलिया रखेंगे, तो सैनिकों का हुलियाकरण हो गया। घोड़े दागने की प्रथा इसने प्रारंभ कर दी, और उपज का इसने 1/3 भाग जो है भू राजस्व की दर जो कितनी थी, तो भू राजस्व की जो दर थी वो कितनी थी, तो 1/3 इसने लेना प्रारंभ किया। और साथ ही साथ इसने दोस्तों एक और आपको याद रखना है कि भूमि की माप, भूमि की पैमाइश भी किसने करवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने कराई थी। और जिसके लिए इसने किसका प्रयोग किया था, सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। तो इसका प्रशासनिक सुधार काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। कौन थे अहदी, जिन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो एकाकी प्रदान की थी, बिल्कुल सही। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, देख लेते हैं। सम्राट जिनका आसन्न कर्नल था, मतलब सर्वोच्च जो था वो कौन था, महामहिम कौन था, तो कर्नल कौन था, तो सम्राट था। और चौथा, जिन्होंने अपने आप को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सही करना है, हमें सही कथनों में ऐसे विचार करना है। तो 1, 2 और 3 तो सही है, लेकिन जो चौथा है, मिर्जाओं के साथ कभी भी अहदी ऐसे घुड़सवार होते थे जो अपनी जो सेवाएं हैं वो मुगल साम्राज्य को प्रदान करते थे, मुगल बादशाह को देते थे। और इन्होंने अपने आप को किसी भी, ना तो सरदार के साथ संलग्न किया था और ना ही मिर्जाओं के साथ इन्हें संलग्न किया था। ये सिर्फ किसके साथ रहते थे, तो दोस्तों अकबर के सानिध्य, अर्थात अकबर के ही समय, क्योंकि सबसे ज्यादा हम बात करें तो घुड़सवार रहा करते थे। और सबसे ज्यादा हिंदू यदि हम बात करें, सेना की बात करें, तो वो औरंगजेब के शासनकाल में थी। नेक्स्ट, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा। जो कांधार एक क्षेत्र है
जब मुगल साम्राज्य से निकल जाता है तो क्यों धक्का लगता है? प्राकृतिक संसाधन, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र, संचार व्यवस्था या सामरिक महत्व? दोस्तों सामरिक महत्व, सामरिक महत्व की दृष्टि से कांधार जो क्षेत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर के काल में ही दोस्तों क्या होता है कि कांधार जो था वो मुगल साम्राज्य से निकल जाता है। सामरिक दृष्टि, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो मुगल सेना थी वो छिपकर वार कर सकती थी विरोधी सेना पर, और जब यही निकल जाता है तो सामरिक दृष्टि से क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शाहजहां की मृत्यु 1666, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी, भेरा लाहौर में भेरा नामक स्थान पर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु दोस्तों 1556 में हुई है, ना कि 1656। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरण किया था? मतलब ऐसी कौन सी संधि हुई थी शिवाजी और मुगलों के बीच में जिसमें शिवाजी ने अपने किले दिए थे? तो देखिए वह थी पुरंदर की संधि। कौन सी संधि थी दोस्तों? तो वह थी पुरंदर की संधि। दोस्तों ये वही पुरंदर की संधि है जिसके तहत जो किस किस के बीच में हुई थी? तो दोस्तों जो जय सिंह के बीच में, औरंगजेब की ओर से जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, वर्ष 1665 में हुई थी, जिसमें 23 किले शिवाजी ने पुरंदर सहित किसे दे दिए थे? तो औरंगजेब को दे दिए थे। और शिवाजी के ही बेटे शांबाजी को, शिवाजी के बेटे शांबाजी को क्या कर लिया गया था? मुगल संरक्षण में ले लिया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ इन्हें आगरा के जयपुर भवन में, याद रखेंगे क्वेश्चन आ चुका है, आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था। और यही शिवाजी जो है वो शांबाजी से मिलने जाते हैं और फिर उनकी सहायता करता है दोस्तों राम सिंह, और वह फूल फलों की टोकरी में छिपकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल चुका था? आपको बताना है क्या वह अकबर था, औरंगजेब था, जहांगीर था या शाहजहां था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तमिल राज्य तक, दक्षिण में तमिल राज्य तक अपने शासन को फैला लिया था? वह कौन सा व्यक्ति था दोस्तों? तो वह है और कोई नहीं बल्कि कौन था दोस्तों? औरंगजेब। आपको याद रखना है औरंगजेब ही वह व्यक्ति था जिसने क्या किया था दोस्तों? औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वह 1618 में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। और साथ ही साथ दोस्तों औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान था जो कि सुन्नी धर्म को मानता था। इसी कारण ये इसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब ही दोस्तों वह व्यक्ति था जिसने क्या किया था? दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम को अपनाया था। ये क्या है? ये दारुल, आपका क्वेश्चन होगा मैम ये दारुल हर्ब और ये दारुल इस्लाम क्या है? ये दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या है? तो दोस्तों देखिए हुआ ये कि दारुल हर्ब मतलब होता है काफिरों का देश, है ना, और दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का देश। मतलब कि ये अब स्थायित्व चाहता था इस्लाम का देश बनाना चाहता था। कौन? औरंगजेब। ये वही व्यक्ति था जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहता है कि इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने का भी प्रतिबंध लगवा दिया था कि सिक्के जो हैं वो क्या हो जाते हैं? पैरों के नीचे आ जाते हैं। तो संगीत पर प्रतिबंध, चित्रकला पर प्रतिबंध, और खुद जो है वो स्वयं एक बहुत बड़ा ही क्या था? वीणा वादक हुआ करता था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से आलम खां कौन थे? तो दोस्तों मैं जल्दी से इसका आंसर बता देती हूँ। आलम खां कौन थे? आलम खां जो थे वो इब्राहिम लोदी का संबंधी था और दिल्ली के सिंहासन का क्या था? तो दावेदार था। और आलम खां ने क्या करवाया था? आलम खां ने ही बाबर को आमंत्रित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए। मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश कौन था? मदद-ए-माश दोस्तों, मदद-ए-माश क्या था? तो विद्वानों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त भूमि को क्या कहते थे? हम मदद-ए-माश कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दास्तान अमीर हमजा, जो दास्तान अमीर हमजा है इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान अमीर हमजा। दोस्तों जो दास्तान अमीर हमजा है ये किसी और ने नहीं बल्कि अब्दुस्मद ने ही किया है। किसके द्वारा करवाया है? अब्दुस्मद ने किया है दास्तान अमीर हमजा।
और दोस्तों यदि हम बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये चित्रकार हैं दास्ताने अमीर हमजा के कौन, अब्दुस्मद। और मंसूर की बात करें हम तो दोस्तों ये पशु पक्षियों के विशेषज्ञ हुआ करते थे, जो कि जहांगीर के शासनकाल में रहते थे। और जहांगीर का जो शासनकाल है वो क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे ज्यादा चित्रकार जो है वो अकबर के शासनकाल में रहा करते थे, लगभग 25 से 27 चित्रकार जो है वो रहते थे। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो जिहाद का अर्थ है दोस्तों कि हमें क्या करना है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना है। तो क्या आ जाएगा, दारुल इस्लाम। जिहाद कहा जाता है, जिहाद का नारा है ना, जैसे बाबर ने दिया था जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, गाजी की उपाधि धारण की थी। गुजरात नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, है ना, गुजरात विजय की याद में। तो दोस्तों आपको पता होगा बुलंद दरवाजा, है ना, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था किसके द्वारा, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में वर्ष 1602 में किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, कृति नहीं एक कृति है, और ये किसके द्वारा लिखी गई, आईने अकबरी। दोस्तों आईने अकबरी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि अबुल फजल हैं। ये वही अबुल फजल हैं जिनकी हत्या करवा देता है कौन, जहांगीर। और क्यों करवा देता है, पापा के खास थे, है ना, इस वजह से। क्यों, वीर सिंह बुंदेला। मैं स्टोरी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार मिल जाता है दोस्तों वो बिगड़ जाते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और ये बात ही हुई किसके साथ, जहांगीर के साथ। दोस्तों जब जहांगीर जो था ये सलीम था, है ना, जब जहांगीर नहीं था ये क्या था, सलीम था। और ये होता ये है कि 1599 का कार्यकाल रहता है, और 1599 में दोस्तों होता ये है कि सलीम इलाहाबाद भाग जाता है, इलाहाबाद अर्थात कड़ा भाग जाता है। क्यों, विद्रोह, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है कि पिताजी अब आप अपना राजपाट जो है वो मुझे दे दीजिए। तो होता ये है कि जब ये कड़ा अर्थात इलाहाबाद चला जाता है तब जहांगीर या सलीम को मनाने के लिए ही अकबर किसे भेजता है, अपने दोस्त अर्थात किसे, अबुल फजल को, कि जाइए अबुल फजल जी आप किसे सलीम को मनाकर ले आइए। लेकिन कुछ यहाँ पर उल्टा ही होता है कि जहांगीर जो सलीम रहता है या जहांगीर जो रहता है वो वीर सिंह बुंदेला से कहता है कि इसकी हत्या कर दो। और इस प्रकार से दोस्तों वीर सिंह बुंदेला जो है ये क्या कर देते, अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। और दोस्तों अबुल फजल ने ही क्या लिखी हुई है, तो अकबरनामा की क्या की है, अकबरनामा की रचना की है। और दोस्तों अकबरनामा का ही जो ये 3 भागों में बटी हुई है अकबरनामा, और अकबरनामा का ही एक भाग क्या है दोस्तों, आईने अकबरी। आप इसे याद रखिए, कौन, अबुल फजल। ठीक है, अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो आपको याद आते हैं, तो आपको याद आता होगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना, उर्दू की रचना, खड़ी बोली की रचना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, और ये किससे संबंधित थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो दोस्तों ये अहमदनगर की शासिका थी, मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, जिसने बरार क्षेत्र जो है वो अकबर को दे दिया था। कहाँ की रहने वाली थी, तो अहमदनगर की रहने वाली थी। अनवर सुहेली किस ग्रंथ का अनुवाद है, दोस्तों अनवर सुहेली जो है वो किसका अनुवाद है, वो पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवर सुहेली किसका अनुवाद है, तो अनवर सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है ना। और महाभारत को दोस्तों रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है, तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, आप ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों रामायण है ना, तो ये बदायूनी आपको याद रखना है, ये महाभारत हो गया, बदायूनी ने किया था महाभारत का, है ना। रामायण का भी किसने किया था, तो बदायूनी ने किया था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर के द्वारा बनाई गई सुलह ए कुल या सार्वभौम शांति भाईचारे की अवधारणा किस पर आधारित थी, राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी संस्कृति पर, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। जो सुलह कुल की नीति थी या सार्वभौम शांति एवं भाईचारे की जो अवधारणा थी वो सभी पर आधारित थी, क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस वजह से अकबर ने क्या किया था, ऐसी नीतियों को अपनाया जो उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता प्रदान करती थी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, तो दोस्तों अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है किसके निर्देशन में हुआ, तो फैजी के निर्देशन में हुआ था।
किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में हुआ था, और किया किसने था? तो बदायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कौन है? जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिया है, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या बदायूनी? कौन वह व्यक्ति है? दोस्तों फैजी ही वह व्यक्ति है जिसने क्या किया था, जो कि अकबर का राज कवि हुआ करता था, फैजी, है ना। अबुल फजल के भाई हैं ये फैजी, और जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया था? तो अभूतपूर्व योगदान दिया है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, या फिर दोस्तों राजपूतों में फूट डालना, या साम्राज्यवादी नीति, या मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, साम्राज्यवादी नीति तो थी लेकिन इसमें नहीं थी। वह क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। राणा प्रताप जो था, राणा जो महाराणा प्रताप है, हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप हैं, उन्हें अधीन लाना चाहता था अकबर, और इस वजह से उसने क्या किया था? हल्दी घाटी का युद्ध किया था 18 जून 1576 में, है ना। नेक्स्ट, लेकिन नहीं कर पाया, मैं तो यही मानती हूँ। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों था, वो था दशवंत और बशवंत। ये आपको याद रखना, दशवंत, ये वही दशवंत है दोस्तों जिसने महाभारत के चित्र बनाए हुए थे, और कहा जाता है कि ये क्या हो गए थे? थोड़े पागल हो गए थे, वो पागल होकर फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, दशवंत, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बिशनदास और उसके बाद मंसूर जो थे, ये जहांगीर के समय थे। अकबर के समय कौन थे? तो दशवंत और बसावनी। नेक्स्ट बात करती है क्वेश्चन की कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो दोस्तों शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी, और दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई है? तो औरंगजेब ने बनवाई है। याद रखेंगे, शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल का क्या कहा जाता है? मुगल स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, महानोज, ये सब बनवाया था किसने? शाहजहां ने। ताजमहल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आपको बताना है सही कालानुक्रम। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध, है ना, आपको बताना है, या फिर चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। आपको इनमें से सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सा युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो दोस्तों यदि हम बात करें चंदेरी के युद्ध की, तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी वर्ष 1528 को हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जहां पर चंदेरी के शासक मेदिनी राय क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। चंदेरी, वही चंदेरी अशोकनगर वाला क्षेत्र। फिर दोस्तों घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 6 मई को, 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बिहार की संयुक्त अफगानी सेना हार गई थी और बाबर जीत गया था। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं दौरा का युद्ध। तो ये हुआ था, दौरा का युद्ध 1532 में हुआ था, जिसे चुनार के घेरे के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ने शेर खां के साथ संधि भी कर ली थी। और चौसा का युद्ध दोस्तों, तो ये होता है 27 जून 1539 को, जिसमें शेर खां जो है वो शेर शाह बन जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों होता ये है कि बाद में बेलग्राम के युद्ध में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हो जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये रहे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मुगल साम्राज्य के, और आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों आप इस प्रकार से देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।